नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीपीएससी बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉपिक चल रहा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बीपीएससी स्टेट पेपर टू हिस्ट्री के लिए जो भी लोग गंभीर हैं, जो भी लोग बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री के कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग ऐड हो सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और यह हमारा फीस जो है आपका 1499 रुपया आपका कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपका बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री और साथ ही साथ बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी दोनों का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। 1499 रुपए इसकी फीस रखी गई है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है। ठीक है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आगे शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। और एक बात और आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप लोग का परीक्षा कोई भी हो, इस बात के लिए मैं गारंटी के साथ बोल दूं, परीक्षा कोई भी हो, अगर मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आ गए तो हमारी ही सीरीज से आएंगे। लेकिन फिलहाल यह जो सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूं, ये बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री के लिए दे रहा हूं, तो इसी के लिए समझिए तो बहुत ही बढ़िया से एक बार में आप लोग का बिहार स्टेट निकलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी लोग जो भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं हमारे कोर्स को, तो हमारे कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए मैं विस्तार से बता रहा हूँ मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ विस्तार से दे रहा हूँ। और इसी तरह से बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री का जो सिलेबस है, सिलेबस के बेस पर सारे के सारे मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। सेल्यूकस निकेटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का थल सेनापति था। सिकंदर महान, सिकंदर के दो सेनापति थे, एक सेल्यूकस निकेटर और एक निर्याकस। तो निर्याकस जो था वो उसका जल सेनापति था और सेल्यूकस निकेटर जो था उसका स्थल सेनापति था, थल सेना प्रमुख था। ठीक है, तो सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के अधूरे कार्य को, जिन जिन जगहों को, जिन स्थानों को, जिन राज्यों को सिकंदर ने विजित नहीं कर पाया, उसको विजित करने का बेड़ा किसने उठाया? सेल्यूकस निकेटर ने उठाया। तो लेकिन सेल्यूकस को नहीं पता था भैया कि भाई जिस समय सिकंदर ने भारत पर अटैक किया उस समय उतने मजबूत राजा नहीं थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, भारत में जो जीत हासिल किया था, छोटे छोटे जातियों, छोटे छोटे जनजाति राज्यों पर अटैक करके उनको अपने में मिलाया। लेकिन मगध साम्राज्य पर उसने आक्रमण नहीं किया, जबकि उस समय घनानंद का शासन था। लेकिन मगध की जनता से, मगध साम्राज्य से इतना वह भय खाता था। ठीक है, और वहां उसकी सेना ने भी व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो जब मगध में एक अयोग्य शासक था घनानंद, उससे अगर सिकंदर के रथ वापस हो गए, हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ा था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ा था, यहाँ शिवाजी ने माँ जैसा मान दिया था गौहर को भी, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां जौहर को भी, हमने सागर की लहरों पे अपने पत्थर तैर आए हैं, रावण के घर जाकर हमने अपने पौरुष दिखलाए हैं, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा है, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा है। तो यह वह देश है, पूरे विश्व को जीतने वाला सिकंदर अपने रथ को वापस मोड़ लेता है, वह देश है। तो सेल्यूकस निकेटर उसके अधूरे कार्य को पूरा करने निकला, लेकिन उसको नहीं पता था कि अब घनानंद नहीं है, बल्कि मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, और उससे कहां जीत पाता सेल्यूकस निकेटर। तो देखिए क्या हुआ। सेल्यूकस निकेटर जो था वह सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का शासक बना। ठीक है, साथ ही सिकंदर द्वारा जीते गए भारतीय और ईरानी क्षेत्रों का उत्तराधिकारी भी बन बैठा। उसने सेल्यूडस नाम से, देखिए सेल्यूकस ने सेल्यूसिड नाम से अपना साम्राज्य भी खड़ा कर दिया। उसके साम्राज्य को सेल्यूसिड साम्राज्य कहते हैं। बेजिलियस नामक उपाधि, सेल्यूकस की उपाधि क्या थी? बेजिलियस थी। बेजिलियस नाम की उपाधि भी इसने धारण किया, जिसका अर्थ क्या होता है? राजा होता है। अब देखिए यहाँ पर चुनिंदा अच्छे टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, फैक्ट जो मैं लेकर आता हूँ बहुत ढूंढ कर लाता हूँ, जो परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अब सेल्यूकस ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बेजिलियस की उपाधि धारण की, जिसका मतलब राजा होता है। ठीक है, यूनानी भाषा में।
सिकंदर की तरह ही सेल्यूकस ने भी भारत पर 304 बीसी में आक्रमण किया। 304 बीसी में ये महोदय भारत पर आक्रमण करते हैं, जिसमें उसे सम्राट चंद्रगुप्त का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में उसकी हार हुई, बिल्कुल हार हुई। भाई चंद्रगुप्त मौर्य विशाल सेना था उसका, उसकी सेना को मुक्ति सेना कहा जाता है। 6 लाख पदाति केवल थी, 6 लाख पैदल सेना थी। प्लूटार्क ने लिखा है, प्लूटार्क जो यूनानी विद्वान था, उसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने 6 लाख पदातियों से, 30,000 अश्वरोहियों से, 8,000 रथों से पूरे भारत को लौट डाला है। यह प्लूटार्क की लाइन थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आज का भारत जो है वह संपूर्ण भारत, आज का संपूर्ण भारत, आजाद भारत, संपूर्ण भारत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था, केवल केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़कर। और उतना ही नहीं, आज का पाकिस्तान भी था, आज का अफगानिस्तान भी था, काबुल था, कंधार था, हेरात था, मकरान था, वो सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल थे। इसीलिए जब हमारे देश का संसद बनाया गया है, नया संसद बनाया गया है, तो उसमें अखंड भारत का मैप बनाया गया है, अखंड भारत का मानचित्र बनाया गया है, जिस पर बहुत सारे जो पड़ोसी देशों में हो हल्ला मचा हुआ था कि अखंड भारत में उनकी राजनीतिक सीमाओं को भी अधिग्रहण कर लिया गया है। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अखंड भारत में उस मानचित्र के उस हिस्से को दिखाए हैं जो मौर्य साम्राज्य में रही हैं, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का महान व्यक्तित्व देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक था, ठीक है। इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन संभालना भी अपने आप में बहुत दुष्कर था, और वह चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बखूबी निभाता था। चंद्रगुप्त की प्रशासनिक योग्यता अपने समय में उत्कृष्ट थी। मौर्यों की प्रशासनिक कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कही जा सकती है। मतलब मौर्यों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी, वो सैकड़ों वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक वही प्रशासनिक व्यवस्था लागू थी, ठीक है। यह बहुत कुछ तक चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा और उसके गुरु एक प्रधान कौटिल्य की राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम थे। कुल मिलाकर यह बात जान लीजिए। देखिए इसका गुरु कौन था, जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु के परामर्श पर अगर गुरु अच्छा मिल जाए ना, तो शिष्य आकाश की ऊंचाई छू सकता है। गुरु के परामर्श पर, गुरु के मार्गदर्शन पर। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया तो चाणक्य प्रधानमंत्री बने। साथ नहीं छोड़ा था चाणक्य ने। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी महान उपलब्धियां हासिल की वह चाणक्य के बलबूते हासिल किया था, चाणक्य के बुद्धिमान खोपड़ी के बलबूते, ठीक है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम, देखिए चंद्रगुप्त के अलग अलग नाम है बहुत सारे ग्रंथों में, यह आप लोग को देखना होगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखिए कुछ ग्रंथों में, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त के 3 नामों का उल्लेख मिलता है, 3 नामों का उल्लेख मिलता है। सिंड्रोकोटस, देखिए यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त के अलग अलग नाम मिलते हैं। इसे सिंड्रोकोटस कहा गया है। सिंड्रोकोटस किसने कहा है? सिंड्रोकोटस कहा है स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। ये मरियन लिखा है, मरियन नहीं है, एरियन है, एरियन, कुछ मिस्टेक हो चुका है। स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंड्रोकोटस कहा है। एक लाइन में याद रख लें, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंड्रोकोटस कहा है। एंड्रोकोटस किसने कहा है? तो एंड्रोकोटस कहा है एपियानस और प्लूटार्क ने। ए से एंड्रोकोटस, ए से एपियानस। तो एपियानस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोप्टस किसने कहा है? देखिए अंतर है, सिंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस में अंतर है। सेंड्रोकोप्टस किसने कहा है? तो निर्याकस ने सेंड्रोकोप्टस कहा है। मैं पूरे यकीनी तौर पे बता रहा हूं, जो हमारे वीडियोज को नहीं देखता, जो हमारे मटेरियल को फॉलो नहीं करता, फेल हो जाओगे तो हो जाओगे, ये याद रखना। आप पास हो जाओ तो ये अलग आपका नसीब है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं, बोल कर पिला देते हैं। जितना मटेरियल हम दे रहे हैं, हम दावे और यकीन के साथ बोल दें कि अगर आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे तो आपका स्टेट पेपर 2 बिल्कुल नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, ठीक है। और 1499 रुपये का कोर्स है, इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य की मुक्ति सेना, अरे भाई यह देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मुक्ति सेना, यह वही सेना है जिसके बलबूते अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। एक गडरिया का पुत्र, गडेरिया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, गडरिया चरवाहा का पुत्र, इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मुक्ति सेना के बारे में देख लेते हैं।
ये थोड़ा कलर इसका चेंज कर देते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने उन गणतंत्रों के वीर सैनिक और जनता को एकत्रित किया। ठीक है, आम पब्लिक को इकट्ठा करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था। आम नागरिकों को, देखिए इसीलिए कहा जाता हो राजा को जनप्रिय होना चाहिए। आज के परिवेश में भी देखिए मोदी जी या बाकी बहुत सारे लीडर्स हैं जो जनप्रिय हैं, नितिन गडकरी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, ये लोग क्या हैं, जनप्रिय हैं। राजा को जनप्रिय होना चाहिए। अभी मैं इन लोग को राजा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह लोग एक तरह से राजा के ही अनुसार है ना, जब ये शासन करते हैं तो इस तरह से, मतलब इनका काम शासन करना है, इनका काम सेवा करना है। ठीक है, लेकिन सेवा ही अपने तरीके से करेंगे, बस ये जान लीजिए। तो क्या है, राजा को क्या होना चाहिए, जनप्रिय होना चाहिए। और जो राजा जनप्रिय हो जाता है ना, वह लंबे समय तक प्रजा के मन और मस्तिष्क में शासन करता है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने उन गणतंत्रों के वीर सैनिक और जनता को एकत्रित किया, आम जनता को एकत्रित किया, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिकंदर से अंतिम दम तक युद्ध किया। मतलब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को पहचान हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य को यह पहचान हो गई कि वह लोग वास्तव में देशभक्त हैं, जिसने अपने अंतिम क्षण तक, सिकंदर ने जब अटैक किया था तो अंतिम क्षण तक लगातार सिकंदर से, छोटे जाति होने के बाद भी, छोटे जनजाति होने के बाद भी, छोटे जाति समूह होने के बाद भी उन्होंने सिकंदर से लगातार लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, तो उनकी वीरता से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे मित्रता की और यह समझा कि हाँ, इनका साथ पाकर ही एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिकंदर से अंतिम दम तक युद्ध किया। इनको जस्टिन ने लुटेरा कहा। ठीक है, जस्टिन ने क्या कहा, जस्टिन भाई यूनानी विद्वान था तो उसने लुटेरा कहा। किसको लुटेरा कहा, बताइए। सिकंदर भारत में आकर अटैक कर रहा है और जो छोटी छोटी जातियां, पहाड़ी जातियां, जंगली जातियां, ठीक है, वह अटैक करती हैं, वह आक्रमण करती हैं, वह प्रतिरोध करती हैं सिकंदर की। तो सिकंदर के ही सिपाही सालार जो थे वह कहते हैं लुटेरा। बताओ, तुम लूटने आ रहे हो, तो यूनान से तुम लूटने आ रहे हो और तुम कहते हो लुटेरा। ठीक है, तो जस्टिन ने इन्हें क्या कहा, लुटेरा कहा। और इन्हीं लुटेरों, जिसे लुटेरा कहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें ही इकट्ठा किया। भारतीय ग्रंथों में आरहट या आराष्टक कहा जाता है, किंतु चंद्रगुप्त केवल उन रंगरूटों पर ही निर्भर नहीं रहा। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य उनकी सहायता जरूर ली, लेकिन उन पर ही चंद्रगुप्त मौर्य निर्भर नहीं रहा। उसने सैन्य संग्रह के सभी साधनों का उपयोग किया और एक मिली जुली सेना तैयार की। ठीक है, जिसमें मुद्रा राक्षस नाटक के अनुसार क्या है, मुद्रा राक्षस नाटक में ये बताया गया है कि उसने सब यवन, किरात, कंबोज, पारसी, याहिनक आदि विविध जातियों के सैनिक उसमें शामिल थे, मतलब इसकी मुक्ति सेना में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितना जरूरी था, जितना आवश्यक था, वो सब मैं आपको बताया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं, देखिए यह सिर्फ बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए ही नहीं, मैं उम्मीद करता हूं बाकी कोई भी परीक्षा हो, अगर प्रश्न आएगा तो यहां से या यहीं से आ सकता है, इससे अलग नहीं आने वाला है। ठीक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? तो बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार बैठा। बिंदुसार 298 से 273 बीसी, बिंदुसार का जो शासनकाल था क्या था, 298 से 273 बीसी। देखिए, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार भी एक कुशल राजा था, लेकिन इसने प्रशासनिक व्यवस्था पर ज्यादा बल दिया। वैदेशिक संबंध इसने सुधारे। ठीक है, वैदेशिक नीति इसकी बहुत अच्छी थी, सामरिक तंत्र भी इसने सुधारे। ठीक है, राज्य विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य की अपेक्षा कम किया। और करेगा क्या, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ छोड़ा नहीं था, लेकिन राज्य विस्तार इसने भी किया, बिंदुसार ने। ठीक है, कुल मिलाकर यह योग्य पिता का योग्य पुत्र था बिंदुसार। 298 से 273 बीसी, इसके शासनकाल को ध्यान में रखिएगा आप लोग। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो 298 बीसी में 15 वर्ष की आयु में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बताइए, 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा। या 30, 32, 34 साल पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 15 वर्ष की आयु में इसने मगध की गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बारे में एक फैक्ट है जो परीक्षाओं में बार बार आता है कि बिंदुसार को वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। मद्रसार नहीं है, भद्रसार है, भद्रसार कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है वायु पुराण में।
जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, तो यह उपनाम जो है बिंदुसार के बारे में जरूर आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है, अमित्रघात। अच्छा, मित्र का विलोम क्या होगा? अमित्र। अमित्र मतलब शत्रु, और अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु को कष्ट देने वाला, तो इसे अमित्रघात भी कहा गया है। तो देखिए यह सब इसके क्या है? उपनाम है, निकनेम है। भद्रसार, सिंहसेन और अमित्रघात, कम से कम ये मत भूलिएगा। और अमित्रघात का अर्थ तो आप जानते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की मां का नाम क्या था? दुर्धरा था। बिंदुसार की मां का नाम दुर्धरा था। मतलब अगर बिंदुसार की मां का नाम दुर्धरा है तो दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हुई। अब आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी तो हेलन थी। अरे यार, चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सारे विवाह हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, बहुत सारे विवाह हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो उसमें एक पत्नी उनकी दुर्धरा थी, और इन्हीं से उत्पन्न बालक था बिंदुसार, जो राजगद्दी पर बैठता है। बिंदुसार के बारे में यह भी कहा जाता है कि बिंदुसार का जो जन्म हुआ था ना, वो सर्जरी से जन्म हुआ था। मतलब उस समय आप सोच सकते हैं, आज से 2200 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते थे। यह है हमारी शल्य चिकित्सा का इतिहास। ठीक है, तो बिंदुसार का जो जन्म हुआ था वो सर्जरी से हुआ था, मतलब ऑपरेशन से हुआ था। यूनानी लेखों में इसे देखिए अमित्रघात तो इसका अर्थ है, अमित्रघात तो इसका उपनाम है बिंदुसार का, लेकिन इसे यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया है? अमित्रोकेटस कहा गया है। इसी को थोड़ा सा फिर बदल कर दिया गया है, अमित्रोकेटस। ठीक है, स्ट्रेबो ने अमित्रोकेटस कहा है, अमित्रोकेटस। स्ट्रेबो जो यूनानी विद्वान था, इसने बिंदुसार को अमित्रोकेटस कहा है। ठीक है, जबकि पतंजलि के महाभाष्य में इसे अमित्रघात कहा है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा शुंग वंश के समय में। यह आपका इतिहासकार, शुंग वंश के समय में ये महान विद्वान थे पतंजलि। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समय में यह पतंजलि बहुत बड़े महान विद्वान थे, और इन्होंने महाभाष्य लिखा है जिसमें बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया, और यूनानी विद्वान ने इसे अमित्रोकेटस कहा है। यूनानी विद्वानों में विशेष रूप से स्ट्रेबो ने कहा है। बिंदुसार के विभिन्न नाम यहाँ पर देखिए अमित्रोचेटस, यूनानी विद्वानों ने अमित्रोचेटस कहा है, अमित्रघात। इसका अर्थ, इसको संस्कृत ग्रंथ पतंजलि में देखिए, ये स्रोत भी आप ध्यान रखिएगा किस स्रोत में कहा गया है। देखिए अमित्रघात कहा गया है पतंजलि के महाभाष्य में। अमित्रोकेटस किसने कहा है? अमित्रोकेटस कहा है स्ट्रेबो ने अमित्रोकेटस कहा है। ठीक है, वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, बिंदुपाल भी कहा गया है, बिंदुसार को बिंदुपाल भी कहा गया है चीनी ग्रंथों में इसे बिंदुपाल कहा गया है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, सब चीज महत्वपूर्ण है, सब चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी लोग देख रहे हैं ना, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिए। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। केवल 1499 रुपए में आप लोग को बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री और टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ठीक है, आप लोग को टेस्ट सीरीज भी दूंगा, आप लोग को पीपीटी नोट्स भी दूंगा, आपको लेक्चर्स वीडियो दूंगा, उसका भी नोट्स दूंगा। सब कुछ उपलब्ध मिलेगा, और सब एक नंबर का बढ़िया चीजें मिलेगी आपको। ठीक है, और यह भी आपको बता दूं, आप लोग का बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री रुकेगा नहीं अगर आप लोगों ने 100% फॉलो कर लिया तो। बिंदुसार के साथ यूनानी संबंध, बिंदुसार के यूनानी संबंध, जैसा कि हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य विस्तार किया, तो बिंदुसार ने उसी साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया। हालांकि बिंदुसार ने भी साम्राज्य विस्तार किया था, उसने भी राजनीतिक सीमाएं बढ़ाई थी। एक सबसे बड़ा काम बिंदुसार के समय में हुआ था कि इसने वैदेशिक संबंध जो है, विदेशी संबंध जो है, वैदेशिक संबंध जो है, इसने मजबूत किया था। और विशेष रूप से यूनानियों के साथ संबंध इसने मजबूत किए थे बिंदुसार ने। ठीक है, देखिए स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो यूनानी विद्वान है, तो स्ट्रेबो के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि सीरिया का एक शासक था एंटियोकस। सीरिया का शासक था एंटियोकस, जिसने सीरिया का शासक एंटियोकस था, और उसने एक राजदूत भेजा, अपना एम्बेसडर भेजा था डायमेकस। मतलब सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस किसके दरबार में आता है? बिंदुसार के दरबार में आता है। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आता है। तो सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस था। नाम थोड़ा
एक ही जैसा है तो मुझे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो स्ट्रैबो के अनुसार यह जानकारी है कि सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, और यह जो डायमेकस था ना, एक उसका उत्तराधिकारी था, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। अब यह आप यह जानते हैं कि मेगास्थनीज भी कहाँ से आया था? मेगास्थनीज भी सीरिया से आया हुआ था, सीरिया से आया हुआ था। सीरिया के राज दरबार से मेगास्थनीज भी भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो उसी का उत्तराधिकारी उसके बाद सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था। ठीक है, डायमेकस को भेजा था, और मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका लिखी है। ठीक है, अब देखिए दो राजदूत आते हैं, एक डायमेकस आता है, फिर देखिए प्लिनी के अनुसार, अब प्लिनी यह जो कथन है यह स्ट्रैबो के बारे में कथन है। एंटियोकस के बारे में जो डायमेकस के बारे में सूचना दे रहा है स्ट्रैबो ने दिया। अब एक और राजदूत था डायनेसियस। अब डायनेसियस के बारे में कौन सूचना दे रहा है? प्लिनी दे रहा है। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनेसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो मिस्र से कौन आया? डायनेसियस आया। देखिए टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखने हेतु एक पुस्तकालय स्थापित किया। जब यूनान से भारत के संबंध अच्छे हो गए तो बहुत सारे विद्वान जैसे मान लीजिए आते जाते थे, तो टालमी फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया, अपने राज्य सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों को के अनुवाद को सुरक्षित रखने हेतु एक पुस्तकालय की स्थापना भी टालमी फिलाडेल्फस ने किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, मतलब दो राजदूत आए थे बिंदुसार के समय में। देखिए एक और काम हुआ था, जब ये सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को भेजा था, तो एक संदेश बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस के दरबार में भेजा था। उसने कुछ चीजों की मांग की थी। ठीक है, सीरिया के सम्राट से बिंदुसार ने कुछ चीजों की मांग की थी। वो कौन सी तीन चीजें हैं? तीन चीजों की मांग की थी, डिमांड की थी। एक उसने कहा था कि सूखी अंजीर। ठीक है, उसने कहा था कि सूखी अंजीर मुझे मिले। ठीक है, उसने एक तरह से गिफ्ट के रूप में मांग की थी, कोई दबाव के साथ नहीं, क्योंकि वैदेशिक संबंध अच्छे थे। ठीक है, उसने सूखी अंजीर मांगी थी सीरिया के शासक से। उसने अंगूरी मदिरा मांगी थी, मतलब अंगूर से बनने वाली मदिरा। मतलब यह भी है कि बिंदुसार शराब पीता था, मतलब मौर्य साम्राज्य में के जो राजा थे पहले के पीते थे। ठीक है, अब वैदिक काल, ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल वाली नैतिकता नहीं रह गई थी, यह भी आप लोग को देखना है। जहां वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मद्यपान को निंदनीय समझा जाता था। ठीक है, अब वह बातें तो रह नहीं गई। ठीक है, तो उसने किस चीज की मांग की थी? सूखी अंजीर की मांग की थी, और अंगूर से बनने वाली मदिरा की मांग की थी, और एक दार्शनिक की मांग की थी सीरिया के शासक एंटियोकस से। ठीक है, देखिए एंटियोकस ने तो दो मांगे। एंटियोकस ने मान ली कि सूखी अंजीर भी भेज दिया और अंगूरी मदिरा भी भेज दिया, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भेजे। उसने कहा कि यूनान, यहाँ पर हमारी वहाँ की जो परंपरा है वह हम लोग दार्शनिकों को नहीं भेजते हैं, दार्शनिकों का विक्रय नहीं करते हैं और न ही गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो सीरियाई सम्राट ने दो चीजें, अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर भिजवा दी, परंतु तीसरी मांग के संबंध में यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों की विक्रय नहीं किया जा सकता, ऐसा उसने लिख भेजा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। बिंदुसार के समय में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। तक्षशिला कहाँ है भैया? तक्षशिला इस समय पाकिस्तान के पेशावर में है। ठीक है, पेशावर में ही आपका तक्षशिला राज्य था। ठीक है, तो वहां पर विद्रोह होता है, बहुत ही भयंकर भीषण विद्रोह होता है बिंदुसार के समय में। और बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र होते हैं, बिंदुसार के बहुत सारे, कम से कम यह पुराणों के अनुसार, साहित्यों के अनुसार, बौद्ध साहित्य के अनुसार या जैन साहित्य के अनुसार यह मानता है कि बिंदुसार के सैकड़ों पुत्र थे। उसमें दो पुत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम अशोक, सम्राट अशोक, और दूसरा सुसीम। ठीक है, सम्राट अशोक और सुसीम। तो तक्षशिला का विद्रोह होता है। ठीक है, तो तक्षशिला का जब विद्रोह होता है तो तक्षशिला का जो राज्यपाल था, गवर्नर था, वह राजकुमार सुसीम था। और अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक जो गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर था। तो तक्षशिला में जब विद्रोह होता है तो पहले गवर्नर सुसीम इसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन सुसीम नहीं दबा पाता है। उसके बाद अशोक को भेजा जाता है और अशोक तक्षशिला के विद्रोह का दमन कर देता है। यही कहानी है। तो देख लीजिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे बिंदुसार के समय में। ठीक है, इस समय तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुसीम था, राजकुमार सुसीम। ध्यान रखिएगा,
उस समय गवर्नर सुसीम था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। तहसीला का जो प्रथम विद्रोह है, प्रथम विद्रोह जनता का था, जनता का, ठीक है, जनता का विद्रोह था, एवं दूसरा राज दरबार के षड्यंत्र का परिणाम था। देखिए पहला विद्रोह तो पब्लिक ने विद्रोह किया, ठीक है, जनता ने विद्रोह किया, लेकिन दूसरा जो विद्रोह था उसे करवाया गया था, वो राज दरबार के आपसी षड्यंत्र का परिणाम था, ठीक है। प्रथम विद्रोह के दमन के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? अशोक अवंती का गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन की ही राजधानी, भैया उज्जैन या अवंती में कंफ्यूज मत होइए, उज्जैन की दो राजधानियां थी, उज्जैन महाजनपद की दो राजधानियां थी, एक अवंती और एक महिष्मती, ठीक है। तो उज्जैन का गवर्नर था अशोक। तो पहले तो सुसीम को भेजा जाता है, और दूसरी बार जब विद्रोह होता है, देखिए पहले सुसीम को भेजा जाता है तो सुसीम उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, ठीक है। प्रथम विद्रोह के समय अशोक क्या था, देखिए अशोक उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 प्रदेशों पर विजय पाई। तो देखिए जब सुसीम को भेजा जाता है तो सुसीम नियंत्रण नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरी बार जब अशोक को भेजा जाता है तो अशोक क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, ठीक है। तारानाथ के अनुसार, बौद्ध विद्वान तारानाथ है, इनके अनुसार बिंदुसार ने 16 प्रदेशों पर विजय पाई थी, 16 प्रदेशों पर बिंदुसार ने विजय पाई थी, ठीक है। और उसने अपना साम्राज्य समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैलाया, समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैलाया। कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, मतलब दोनों तरफ का समुद्र इसके साम्राज्य की सीमा में था, ठीक है। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार इसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, यह ध्यान रखिएगा, 16 प्रदेशों का विजेता बताया, और उसने बताया कि इसने 2 समुद्रों को जीता था। 2 समुद्रों का मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मतलब है, ठीक है, मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। देखिए महावंश, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और उसने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई थी, ठीक है, मतलब दान किया था। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। और दिव्यावदान के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, इसके अनुसार उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स निवास करता था। अब यह प्रश्न अगर आ जाए परीक्षा में कि आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी पिंगल वत्स किसके दरबार में रहता था, तो बिंदुसार के दरबार में रहता था, और आजीवक धर्म का वह अनुयायी था, और आजीवकों को उसने बहुत सारा दान भी दिया था, ठीक है। चाणक्य, देखिए चाणक्य जो था प्रधानमंत्री था, गुरु था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। अरे चाणक्य के ही परामर्श से, चाणक्य के ही मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। लेकिन चाणक्य के रहते ही चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, देहांत हो गया। तो उसी बाद बिंदुसार शासक बना। तो बिंदुसार जब शासक बनता है तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी क्या कौन था, चाणक्य था। जब तक वह जीवित रहा और कार्य करने योग्य रहा तब तक वह बिंदुसार को भी परामर्श देता रहा, बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के बाद राधागुप्त, अब देखिए चाणक्य का जब डेथ हुआ या चाणक्य ने अपना पद त्याग कर दिया तो राधागुप्त बना, क्या कौन बना, राधागुप्त बना, किसका प्रधानमंत्री, बिंदुसार का प्रधानमंत्री राधागुप्त बना। और राधागुप्त के ही सहयोग से अशोक बाद में शासक बनता है, ठीक है। तो चाणक्य के बाद कौन प्रधानमंत्री बना, राधागुप्त बना। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, मंत्रिमंडल था। बिंदुसार के दरबार में मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे, 500 सदस्यों वाली मंत्रिमंडल थी, जिसका प्रधान कौन था, खट्टालक था, खल्लाटक। इसका प्रधान कौन था, खल्लाटक था, मतलब यह सेनापति था खल्लाटक, और राधागुप्त कौन था, प्रधानमंत्री था। अब हम लोग सम्राट अशोक देखेंगे, और चलिए अब अगले वीडियो में सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे, और इस तरह से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, घबराइए मत। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री आप लोग का निकलेगा ही निकलेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होगी। देखिए 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री, और इसमें आप लोग का टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, पीजीटी हिस्ट्री सब मैं कंप्लीट कराऊंगा, केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।